जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विथ जय में। आज जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन बताऊंगा वो है क्लास 10 का सिविक्स। जी हाँ, सिविक्स। और जो कल का जो एग्जाम होने वाला है 20 मार्च 2023 को, तो उसके लिए ये काफी वीवीआई है। तो एक बार आप वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से अभी शुरू कर देता हूँ। और एक बार यकीन मान लो कि आज का एक ही वीडियो में आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स का वो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हिस्ट्री का, उसमें भी एक ही वीडियो में जो मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी लेकर के आऊंगा। यानी उसको भी अभी कुछ ही समय बाद उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। मतलब समझिए, यहां से सत्ता की साझेदारी से यहां से एक क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। तो इस बार भी ज्यादा चांस है कि यहां से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे जब भी अगर आपका सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो जो मैं बताऊंगा उसको आप उस तरीका से लिख लेना भाई, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा कि सत्ता की साझेदारी को किन किन तरीकों में, किन किन जगहों पे या किन किन स्वरूपों में बांटा गया है। एक क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो भाई जैसे भी आएगा उत्तर लगभग मिलता जुलता होगा। पहला हम लोग उत्तर समझ लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी का अलग अलग तरीके क्या है। पहला तरीका है कि सरकार के 3 अंगों में सत्ता की साझेदारी। देखो, सरकार का जो भी सत्ता होता है वो 3 अंग में विभाजित होती है। पहला होता है, आप जानते होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तो आप जानते ही होंगे। तो उसी के बीच में लिख देना, उसी के विषय में, कि लोकतंत्र की सरकार की समस्त शक्तियां जो होती है वो सरकार के 3 अंगों, मैंने वही बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बीच ये जो है साझेदारी की जाती है। अब थोड़ा सा इसमें और लिख देना है, जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका लिखें तो एकाक लाइन इसके विषय में लिख देना है क्या, कि विधायिका क्या करती, कानून का निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो होता है वो उस कानून को लागू करती है। फिर से, विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानून बनता है उसको लागू करती है, और न्यायपालिका उनकी जो भी कानून बने उसकी व्याख्या करती है, या फिर जो कानून तोड़ता है उसको दंड देती है। तो इस तरीका से तीनों को मिलकर के सरकार की जो शक्तियां होती है उसको संतुलित बनाए रखती है। यार देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, मेन फोकस अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। सरकार के 3 अंग में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 भाग में बटा है। कार्यपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून का निर्माण करती है, विधायिका कानून का निर्माण करती, कानून बनाती है, विधायिका उस कानून को लागू करती है। ठीक है, और न्यायपालिका जो है उस कानून को व्याख्या करती है, और जो कानून को तोड़ता है उसको दंड देती है। इस प्रकार ये तीनों मिलकर के सरकार की सत्ता को क्या करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। लिख लीजिएगा यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर सरकार। देखिए, विभिन्न स्तर पर सरकार, कुछ देश में सरकार या तो संघीय सरकार होती है या फिर राज्य सरकार, तो उनकी जो समस्त शक्तियां होती है वो आपका संघीय सरकार या फिर राज्य सरकार में बंटवारा किया जाता है सत्ता को। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी देश है जहां पे सरकार, राज्य सरकार के नीचे के स्तर में भी सत्ता को बांट दिया जाता है। जैसे भारत जैसे देश में आप लोग देखे होंगे, ग्राम पंचायत की सरकार होती है, नगर पालिका होती है और नगर निगम होती है। तो इस तरीका से सत्ता को बांट दिया जाता है। आप लिख लीजिएगा। यही चीज मैंने लिखा कि जिन देशों में संघीय सरकार है उन देशों में संघ तथा राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, संघ और राज्य में। लेकिन कुछ कुछ देश में राज्य सरकार से भी नीचे स्थानीय सरकार यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में विभाजित होती है। जैसे भारत में, हमारा देश भारत है, यहाँ पे राज्य सरकार के नीचे भी है ना ग्राम पंचायत। अगर आप गांव से होंगे तो ग्राम पंचायत, जैसे मुखिया
पंचायत समिति सदस्य, और अगर शहर में जाइएगा तो फिर वहाँ नगर पालिका, नगर निगम, ये सब देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि विभिन्न जातीय या भाषाई समूहों की सत्ता की साझेदारी, मतलब समूहों के बीच या फिर भाषा के आधार पर भी सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है। जैसे कुछ देश में आप देखे होंगे कि अगर नहीं भी देखे होंगे तो ठीक है, जान लीजिए कि जैसे कि अगर आप बेल्जियम जाइएगा तो बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसमें भाषा के आधार पे वहाँ पर सत्ता का विभाजन किया गया है। अब भाषा के आधार पर कौन कौन सा भाषा है, तो वहाँ पे उसके अंतर्गत है डच है, फ्रांसीसी है और जर्मन है। डच भाषा, फ्रांसीसी भाषा और जर्मन भाषा के बीच शक्तियों का जो है सत्ता के साझेदारी को बंटवारा किया गया है। तो इस तरीका से पहला टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा सिविक्स को बर्डन नहीं लेना यार, बहुत इजी है, बस मेन टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट को समझना है तो लिख लोगे। पहला पॉइंट लिख लेना, 3 अंगों में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, थोड़ा थोड़ा उसके विषय में लिख देना है। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्तर पर सरकार, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुछ राज्य के नीचे आपका स्थानीय सरकार, यानी कि आपका हो गया गांव वाला, ठीक है, मुखिया, सरपंच जो भी होता है। और तीसरा लिख देना भाषा के आधार पे, जैसे उदाहरण दे देना बेल्जियम, यहाँ पे आपका फ्रांसीसी भाषा, डच भाषा और एक और भाषा है डच, फ्रांस और जर्मन, इन भाषा के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इस तरीका से पहला टॉपिक यानी पहला आंसर कंप्लीट होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया तो पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसका 2-4 पॉइंट लिख देना है। पहला पॉइंट है कि सत्ता का जो अगर बंटवारा कर दिया जाए तो इससे क्या होता है, विभिन्न समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे समझिए, अगर सत्ता को बांट नहीं दिया गया अलग अलग समूह में, किसी एक ही समूह को दे देंगे तो अगला समूह विरोध करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग समझ लीजिए कि कहीं अगर आप लोग पार्टी में जाते हैं, ठीक है, पार्टी, अभी शादी का तो सीजन चलिए रहा है, अब पार्टी में जाते हैं, वहां बोल दिया जाएगा कि नहीं खाली लड़का ग्रुप ही खाना खाएगा। कौन खाएगा? केवल लड़का ग्रुप, लड़की ग्रुप खाइबे नहीं करेगी। अब बताओ लड़की लोग विरोध करेगी कि नहीं करेगी? महिला लोग करेगी कि नहीं करेगी? बोले वहां पर नहीं, पूरा हो सके हथियार अपना अपना घर वाला से निकाल लेगी, समझ रहे हैं ना? हथियार, कोई सब्जी बना रही होगी, चटुए लली निकल जाएगी, खाने नहीं मिलेगा। आए बात समझ रहे होंगे? तो विरोध कर देगा, नहीं करेंगे। महिला लोग ऐसी भी गानवे करते हैं, पुरुष एक बोलेगा महिला 4 को बोल के रेडी हो जाती है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो वैसा ही अब खाली लड़का को बोल दिया जाएगा तो लड़की लोग विरोध करवे करेगी, नहीं करेगी। तो वैसा ही अगर किसी एक पार्टी को दे दिया अगर जाए तो अगला पार्टी वाला विरोध करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल जाहिर से करेगा। तो इसीलिए विरोध ना हो, है ना, टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए सत्ता को बांट दिया जाता है। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है कि टकराव को हिंसा में परिवर्तित होने से रोकने और सरकार को स्थायीकरण करने के लिए, जैसे अगर सपोज बांट नहीं दिए, किसी एक को दे दिए तो अगला विरोध कर भी करेगा, और विरोध करेगा तो हिंसा भी कर सकता। हिंसा समझ रहे हैं ना, जिसके पास जो है मारो, समझ रहे हैं? अभी महिला के एग्जाम्पल दिए हैं, है ना, जो पाएगा वो मार भी सकता है। सरकारों को गिरा देगा, हाय हाय, देखते नहीं रोड सरकार में, हमारी मांगे पूरी करो, या फिर जो मांग नहीं पूरी करता ये सरकार हाय हाय, तो सरकार को गिराने पे लग सकता है। तो सरकार को ना गिराए, यानी सरकार का स्थायीकरण हो, हिंसा में ना बदले, इसलिए सत्ता को बांट दिया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखाए हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लिखित है कि आपका सत्ता को बंटवारा करना ही करना है। इससे क्या होगा, सभी को, जो अलग अलग समूह के लोग हैं, भाषा के आधार पे है, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, सबको बराबरी की भागीदारी मिलेगी। चौथा है इससे सभी लोगों की शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित होती है। जैसे अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है तो कहाँ तो लिखित तो नहीं कि नहीं फलना ही वाला जो चुनाव लड़ेगा दूसरा वाला नहीं लड़ेगा, ऐसा है का? नहीं। तो बांटने से क्या होता है कि जो नीचे तबका का लोग है वो भी चुनाव में लड़ सकता है, सत्ता में आ सकता है। कोई अमीर है तो जन्मोती आइए रहा है, कोई मिडिल क्लास वाला बोलेगा ना हम सत्ता में आजमाएंगे, हाँ तो आजमा सकता है। मतलब विभिन्न लोगों को सत्ता में आने की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पॉइंट बस समझ के लिखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यार आप यहां से देख करने और लिखिए, ज्यादा रटिए मत, समझिए
और समझ के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार देख लेना, यहाँ से अगर सत्ता की साझेदारी से जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, कैसो भी करके पूछेगा, जहां टॉपिक दे देगा सत्ता की साझेदारी, उत्तर ऐसा ही लिख देना है। आपका कॉपी बस खाली मत छोड़ना, ऐसा या ऐसा, ठीक है। और इस टाइप से जनरली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, अगर ये नहीं पूछेगा तो इस तरीका से सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड ही पूछेगा, तो आपको उत्तर ऐसा ही देना है। बात समझ में आया? बस कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते फटाफट कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस टाइप से नहीं आएगा तो सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है, ये दो भी क्वेश्चन देख लिया जाए फटाफट। हम लोग पहले समझ लेते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए, जो एक तरफ लिख दिए राजनीतिक दल और दूसरे तरफ लिख दिए दबाव समूह, आप इसको पॉइंट वाइज नोट करना, और एग्जाम में जब पूछेगी तो कोशिश करना कि पॉइंट वाइज ही लिखने का, मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक दल में क्या होते हैं ना, इनका अनेक नेता होता है। राजनीतिक दल का मतलब किसी पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, झामुमो पार्टी, बहुत सारा पार्टी हुआ कि नहीं हुआ। तो राजनीतिक दल या जो भी पार्टी है उसमें नेता जो है बहुत सारे होते हैं, जबकि दबाव समूह को नेतृत्व करने वाला नेता केवल एक ही होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक दल में कुछ चुने हुए लोग ही आते हैं। राजनीतिक दल में कुछ चुने हुए लोग ही पहुंचते हैं, जैसे जिसका चुनाव करते विधायक चुन के गया तो एक ही को ना गया हो, अगला जगह विधायक तो अगला जगह गया होगा, तो वहां पे चुन करके तो विधायक किसी एक क्षेत्र का एक को ना बनेगा, एक विधानसभा का एक को बनेगा। कोई ऐसा है क्या ना सर हमारे विधानसभा में 5 को विधायक बना है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक विधानसभा में एक ही विधायक। तो उसी तरह जो है कि राजनीतिक दल में कुछ चुने हुए ही लोग ही जाते हैं, जबकि आपका दबाव समूह जो होगा उसमें पूरा वर्ग शामिल होता है। दबाव समूह जैसे सरकार के समक्ष कुछ मांग करता है लोग, तो देखते हैं ना आंदोलन करता है, तो हमारी मांगे पूरी करो। जैसे झारखंड में भी ट्रेंड चल रहा है 1932 का खतियान। अब देखते नहीं, जब विरोध होता है सरकार के समक्ष रोड पे एकदम विरोध करने चलता है सब लोग, तो क्या एक एक करता है हमारी मांगे पूरी करो और बाकी लोग निदान रहता है? ऐसा तो नहीं, सब बोलता है हमारी मांगे पूरी करो, मतलब इसमें पूरा वर्ग जो होता है वो क्या करता है, शामिल होता है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है। मतलब जो भी राजनीतिक दल होगा वो सत्ता पे उसका भूमिका प्रत्यक्ष होगी, मतलब डायरेक्टली शासन वही करेगा, जिसकी पार्टी होगी वही नेता सत्ता पे ज्यादा शासन करता है डायरेक्टली रूप से, और सत्ता पे कैसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना, उसकी जिम्मेवारी भी उसी का होता है। जबकि दबाव समूह में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसके विपरीत होता है। उसके पास कोई ताकत उकत नहीं होता है, लेकिन हाँ पार्टी के पास पूरा ताकत है कैसे कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है, इसकी जड़ें गहरी। हाँ जी, पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनके पास अपार शक्ति है। जब देखता है किसी को भी चाहेगा ट्रांसफर करवा देता है इधर उधर, जब कुछ गड़बड़ देख लिया तो किसी अधिकारी को ट्रांसफर करवा सकता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसके पास शक्ति है, उनकी जड़ें बहुत गहरी है। देखते हैं उनके खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ अगर आरोप लग भी जाता है तो तुरंत छूट के आ जाएगा। क्यों? उनकी जड़ें गहरी है। गहरी का मतलब समझ रहे हैं? अब जड़ का मतलब पेड़ वाला जड़ नहीं, पहुंच बहुत अधिक होती है लोगों का, ठीक है। तो इसलिए वो तुरंत उसका बेलूल भी हो जाता है, यानी तुरंत छूट के आ सकता है। जबकि दबाव समूह जो है वो किस पे पूरा निर्भर करता है? जनता पे, पूरी जनता पे, क्योंकि पूरे जनता ही जा करके सरकार के समक्ष किसी चीज को मांग करता है, आंदोलन के माध्यम से करता है ही नहीं करता है, इस टाइप से। तो आएगा, तो यहां से 4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, राजनीतिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है। जो भी राजनीतिक सामाजिक अंतर है तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। क्यों? इनका 3-4 पॉइंट है कि जब भी सामाजिक अंतर किसी दूसरे अन्य अंतर से अगर बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। बात को समझिए, जैसे किसी एक जगह खास क्षेत्र है,
ठीक है। वहां दो समुदाय के लोग रह रहे थे, सपोज मान के चलते एक हिंदू थी और दूसरा जगह मुस्लिम था, ठीक है। दो धर्म के लोग रह रहे थे, दोनों मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इसमें गलतफहमी पैदा हो जाती है और कोई एक समुदाय जो है दूसरे पे पूरा चढ़ बैठा मतलब कि हावी हो जाता है, तो दूसरे को लगने लगेगा कह रहे उसका तो ज्यादा धाक चल रहा है, हम पे अत्याचार कर रहा है, तो ये लोग भी दूसरा समुदाय क्या करेगा, फील करेगा, हीन फील होने लगता है उसको कि यार हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, तब हमारा अलग समाज होना चाहिए। इसीलिए अलग समाज का ये क्या करता, विभाजन कर लेता, अलग रूपे ले लेता, बोलता तोर साथ अब हम नहीं रहेंगे, हमारी अलग समाज बनेगी, और यहीं से जो सामाजिक अंतर है वो सामाजिक विभाजन में बट जाती है। पहला टॉपिक क्लियर है। दूसरा, जैसे आप लोग उदाहरण के लिए समझे होंगे अमेरिका जैसे देश, ठीक है, अमेरिका में देश जो है ना वो वहां भी सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया है। जैसे वहां पे ना मेनली दो समुदाय है, एक है श्वेत और एक है आश्वेत। श्वेत और आश्वेत मतलब गोरे और काले, गोरे और काले। तो वहां पे गोरे लोग जो है ना, श्वेत लोग, वो अमीर है, ज्यादा शासन उसी का चलता है, धाक भी उसी का चलता है, और आश्वेत जो काले लोग हैं वो मैक्सिमम गरीब है, भूमिहीन है। तो अब उन लोग के साथ ज्यादा अन्याय होता है तो क्या करेगा, अपना डिमांड तो करवे करेगा, इसलिए वहां भी सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कहीं पे ज्यादा भेदभाव अगर होगा, किसी अत्याचार होगा किसी खास समुदाय पे, तो लोग तो विरोध करेगा भाई, और अलग विभाजन भी, सामाजिक विभाजन भी कर लेता है। अगला पॉइंट है, इसी तरह भारत में भी यहाँ पे विभाजन, जो सामाजिक विभाजन जो है वो जाति आधारित है, ठीक है। देखे ही होंगे कि भारत में कास्टिज्म सिस्टम कितना बड़ा सा विकराल रूप ले लिया है। यहाँ पे विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, खास करके जातिवाद भारत में बहुत ज्यादा है। तो एक उदाहरण के लिए यहाँ पे है कि दलित लोग जो है वो यहाँ पे आमतौर पर गरीब है, भूमिहीन है, उन पे अत्याचार होते रहते हैं, तो इसलिए उनका सामाजिक विभाजन भी होना तय हो जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी सामाजिक अंतर जो है किसी अन्य अंतर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वहां के लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है ना, कि वो अलग अलग समुदाय के उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी जो सामाजिक अंतर था वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। आप लोग एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जैसे सपोज एग्जाम्पल हम समझाते हैं कि घर में आपके घर में शादी था, ठीक है, आपके घर में क्या था, शादी था, भैया का शादी था, भैया का, देख रहा है ना, इसका शादी था। अब इसका दो बहन भी रहेगी, बहन थी, दो बहन, ऐसे ऐसे देख रहा है ना, अब दो बहन थी, ठीक है। अब भैया की शादी में तो बहन लोग तो अपेक्षा जरूर करेगी कि नहीं हमको थोड़ा बढ़िया वाला ड्रेस मिलेगा। अब एक बहन को मिल गया लहंगा, खरीदा गया, और इसको कुछ नहीं मिला। अब बताओ एक जिया कैसे बुझाएगा, तो विरोध करेगी कि नहीं करेगी, तो बोलेगा ना हम तो बहने नहीं है, हम फैमिली के सदस्य नहीं है, हम अलगे रहेंगे। जाहिर सी बात है, क्यों, इसके साथ नाइंसाफी होगा, इसको लहंगा मिल गया और अगर कुछ नहीं मिला, तो अपना घर का विभाजन करेगी कि नहीं करेगी, हम बहन नहीं है, विरोध करेगी। तो वैसे ही जब एक समाज या एक समुदाय दूसरे पे हावी हो जाता है तो दूसरे वाले को लगने लगता है कि मेरे साथ अन्याय है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो सामाजिक अंतर होती है वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग फटाफट नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट कर लेते हो, कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन एकदम मस्त वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए समझते हैं कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताएं। देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए बताना कारण एक आपका युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक कारण। जब भी यहाँ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा कि युक्तिपरक और नैतिक कारण, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है, देखने को लॉन्ग जरूर लग रहा होगा लेकिन ये बहुत है आसान है। तो पहला हम लोग समझ लेते हैं कि युक्तिपरक कारण क्या होता है। तो देखिए युक्तिपरक कारण से रिलेटेड इसमें क्या हमको लिखना वो मेनली समझ लो। देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन लंबा से घबराना नहीं है। पहले हेडिंग दे लेगा युक्तिपरक कारक, युक्तिपरक कारण, और इसके अंतर्गत क्या लिखेगा कि भारत जैसे देश में
यहाँ पे भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, है ना, या फिर धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन है। अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, सत्ता जो होता है वो सभी समुदायों के बीच भागीदारी कर दी जाती है, सुनिश्चित कर दी जाती है, सभी के बीच सत्ता को बंटवारा कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो आपस में एक दूसरे से तनाव की स्थिति पैदा ना करे, संघर्ष की स्थिति उसमें ना हो। अन्यथा अगर किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म को हम सत्ता दे देंगे तो अगला धर्म वाला कहा ताकेगा, वहां जाकर गुपचुप खाएगा? नहीं ना। अगला सब खाली खाने वाला रहेगा तो क्या खाली रोटी पे लेगा? नहीं। तो इसीलिए कोई हर किसी के बीच में, अलग अलग समुदाय के बीच में, अलग अलग भाषा वाले, धर्म वाले के, जाति वाले के बीच में लड़ाई ना हो, तनाव की स्थिति पैदा ना हो, संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है। साथ ही साथ कुछ समाज में पिछड़े लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, या फिर पिछड़ा वर्ग, इन सभी लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि वो समाज में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अब सोच के देखो, अगर उसको भी समाज में बराबरी का हिस्सा ना मिले, बराबर लाने का ना मिला, तो हमेशा दबे का दबा रह जाएगा ना। एक समय ऐसा है कि लोग भी विरोध कर देगा, आपस में लड़ जाएगा, अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो। उदाहरण के लिए हम अभी कुछ समय पहले ही बता चुके हैं कि पार्टी उटी में अगर खाली पार्टी में जैसे लड़का लोग को बोल दिया जाएगा खाली लड़के लोग खाएगा, तो महिला लोग क्या करेगी? तो घर में जो हथियार रहेगा, बेलन रहेगा, तो बेलने लेके कूद सकती है। अभी कुछ समय पहले ही एग्जाम्पल बताए थे। तो कहीं भी एक दूसरे के बीच में लड़ाई की या संघर्ष की या तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए सत्ता को बांट दिया जाता है। और सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सभी चीजें लिखना आपका युक्तिपरक कारक में, रटना नहीं है यार, बस समझना है। ओके, और समझ के ही लिखना है। अगला हेडिंग देंगे नैतिक कारण। नैतिक कारण के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे वो चीजें समझ लो। देखो, नैतिक कारण इसके अंतर्गत में लिखेंगे कि जो समाज में या फिर जो हमारा देश है, तो उसमें जो शासन जिसका चल रहा है, सत्ताधारी लोग अर्थात नेता लोग, तो वो जनता से ये जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं, किस प्रकार की नीति चाहते हैं, किस प्रकार के नियम कानून चाहते हैं। वो सत्ताधारी लोग वो जनता से राय लेते हैं, और इसके लिए वे समाज में नई नई नीतियां कानून भी लाते हैं, नए नए नियम भी बनाते हैं, ताकि जनता के हित हो। ठीक है, और इसके साथ ही साथ समाज में कुछ कुछ चलते रहती है, जैसे असामाजिक गतिविधियां, सामाजिक कुरीतियां। जैसे आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा सामाजिक कुरीति अभी जो आपका चल रहा है वो है दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा अब देख सकते हैं, एक प्रकार का सामाजिक कुरीतियां ही अभी तो समाज में ट्रेंड चल चुका है। तो इसके लिए भी कड़े कानून लाती है। तो इसमें से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, जैसे दहेज प्रथा हो गया, देह व्यापार हो गया, रिश्वतखोरी हो गई या आतंकवाद हो गई, तो इनसे रिलेटेड कठोर कानून जो है सरकार बनाने का प्रयास करती है। सरकार उसके खिलाफ नया कानून लाती है, और जिसमें सभी जनता का समर्थन सरकार को मिलता है। वो चीजें आपको लिखना है नैतिक परक कारण में। आपको बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। युक्ति परक में लिखना कि भाषा, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन है, इसलिए सत्ता का भी विभाजन सभी लोगों में कर दिया जाता है, ताकि तनाव की स्थिति पैदा ना हो। और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है। बस इतना ही सा लिखना आपका युक्ति परक कारण में। ठीक है, नैतिक परक में नैतिक कारण में क्या क्या लिखना है कि सरकार जनता से क्या चाहती, जनता सरकार से किस प्रकार का शासन चाहती है, उसके लिए वो क्या क्या नियम कानून बनाते हैं वो सभी लिखना है। जैसे आतंकवाद, देह व्यापार, रिश्वतखोरी और दहेज प्रथा से रिलेटेड कानून लाती है, और जनता और सभी का समर्थन सरकार को प्राप्त होता है। बस इतना ही सा चीज लिख देना नैतिक कारण में। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और आपका हो गया। देखने में बहुत लंबा लग रहा था, अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए इजी हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद चलेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है। देखिए, जो सरकार की शासन व्यवस्था होती है ना, सरकार दो टाइप से होता है। एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है
और दूसरा होता है संघीय शासन व्यवस्था। अब दोनों के शासन व्यवस्था में क्या क्या अंतर होती है उसी चीज को हम अभी बताएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार ना बस पूरे वीडियो को देख के चलना, देखना 8 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है, 8 क्वेश्चन में आप देख लेना, फिर कल आकर के बताना कमेंट में कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। एक बार ट्रस्ट करके चलो तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, और पूरा वीडियो को जरूर तक देखना, पूरे अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन था कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। तो समझते हैं कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होता है ना, उसमें संपूर्ण शक्तियां जो होती है वो केंद्र के पास होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो समस्त शक्तियां होती है वो सत्ता में बटा हुआ होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किस सत्ता में? केंद्र तथा राज्य में, समझे। मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था जैसे चाइना, तो वहां पे संपूर्ण शक्तियां चाइना शी जिनपिंग के पास है भी, ठीक है, संपूर्ण शक्ति जो वो बोलेगा वही चलेगा। लेकिन अगर यही भारत का बात करेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था यानी भारत, तो यहाँ पे संपूर्ण शक्तियां मोदी जी के पास थोड़ी है, कुछ केंद्र सरकार के पास भी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास भी है, ठीक है, कुछ हमारे क्षेत्रीय सरकार जैसे ग्रामीण मुखिया सरपंच जो पंचायत समिति सदस्य होता है उनके पास भी है। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है कि एकात्मक सरकार शासन की इकाइयां जैसे चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में अपना जो शासन करने की पद्धति है, जो इकाई, उसको जब चाहे जैसे चाहे चेंज कर सकता है, अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकता है, उसके लिए कानून है, संविधान है, संविधान के दर्जा में है वो, और संविधान के दायरे में है, और संविधान के तहत ही वो अपने संशोधन कर सकता है, लेकिन जब चाहे तब चेंजिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। जो भी एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें संविधान जो होगा मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। लिखित हो ऐसा जरूरी नहीं है, होगा भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन संघात्मक शासन जो व्यवस्था है इसमें लिखित संविधान होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि एकात्मक सरकार के लिए अगर जो भी संविधान होगा वो लचकदार होता है और कठोर दोनों हो सकता है, लचकदार और कठोर दोनों हो सकता है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए संविधान हमेशा कठोर होता है और इसमें संशोधन करना उतना भी सरल नहीं होता है। लिख लीजिएगा ना, सिंपल है, ज्यादा बर्डन नहीं लेने का, बस फ्री स्टाइल में पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट समझ लो। फिफ्थ पॉइंट है कि एकात्मक सरकार में एक ही कानून तथा एक ही न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे आपका लड़ाई हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, डायरेक्ट जाके एक के पास जाएगा, एक एक कानून, सबको सर्वोपरि वही है, एक ही नियम कानून है, एक ही व्यवस्था है। संघ में ऐसा नहीं है, यहाँ दोहरी नियम कानून होता है, दोहरी न्याय व्यवस्था है। अगर कोर्ट है, लड़ाई किया, थाना वाला में गया, थाना ने नहीं माना, कोर्ट पास चला गया, ठीक है। अब कोर्ट वाला फैसला तेरा विपक्ष में सुना दिया, तेरे अगेंस्ट में सुना दिया, तो कोर्ट वाला जिला कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहां से तुम सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, अपील कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो दोहरी न्याय व्यवस्था हुई कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी तुम संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट से भी तुम संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो यहाँ पे दोहरी शासन, दोहरी न्याय व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं, वो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे वही पुष्पा जैसा, पुष्पा झुकेगा नहीं, मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन इसमें क्या, पुष्पा झुकेगा भी और झुकाएगा भी, अब तो पुष्पा नहीं पुष्पी झुकेगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां, राजनीतिक दलों, पार्टी, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां, बहुत सारी चुनौती होती है। जैसे आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं जोड़ करके, जरूरी नहीं रट के गए, हाँ हम रट के गए थे राजनीतिक दलों से, भुला गए, बार बार बोल रहे रटना नहीं है, समझो, इसको समझो और लिख लो, ठीक है। राजनीतिक दल माने पार्टी, इसके सामने क्या क्या चुनौती होती है उसको। पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, एक पॉइंट लिख लेना और इसके विषय में दो लाइन, एक लाइन, ठीक है, चर्चा करते हुए लिखना है। अगर जगह रहा तो, और नहीं रहा तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर जगह रहा और आपके पास समय है तो लिख लेना, ये नहीं कि एकदम 10 घंटा लेके सजा के राइटिंग बैठा के लिख रहे, पता चला 2 क्वेश्चन बनाए, टाइम बीत गया। तो राइटिंग भाई बैठाने से मतलब नहीं, खड़े खड़े भी राइटिंग रहेगा तो चलेगा, लेकिन सब क्वेश्चन बनना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो यहाँ पे है पहला पॉइंट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। राजनीतिक दल में क्या होता है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव से तात्पर्य नेता लोग बहुत है, अपने में पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अपने में लड़ गया, मुंह फुला फुली हो गया ना, हम चुनाव में लड़ेंगे, दूसरा को हम लड़ेंगे, अपने में मत है ये नहीं है, तो लोकतंत्र अभाव हो गया ना। कोई चाह रहा हम लड़ेंगे, अपने में एक मत है ही नहीं, इसलिए लोकतंत्र का उसमें क्या हो जाता है, अभाव हो गया। लोकतंत्र का मतलब सबका लेकर के चलना, उसमें सबको लेकर ही नहीं चल पाता है, ये उसके लिए चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व का संकट। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट है नेतृत्व का संकट। क्या होता है ना कि नेता तो हम बन गए, लेकिन शासन व्यवस्था कैसे चलाना है वो हमको मालूम ही नहीं, तो सरकार का क्या होगा, चारों तरफ विरोध ही ना होगा। सरकार तो बन गया है, मुख्यमंत्री बन गया या प्रधानमंत्री कुछ भी बन गया, चलाना कैसे शासन व्यवस्था मालूम ही नहीं, तो उसके लिए वो संकट हो गया ना, तो फिर सरकार जल्दी ही गिर जाएगी, वो चलेगी नहीं। तीसरा है दलों में वंशवादी तथा उत्तराधिकारी का चलन। आजकल का सबसे जो मेन ट्रेंड हो गया ना, चुनौती है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दल में क्या है, वंशवादी उत्तराधिकारी का चलन बढ़ गया। जैसे देख रहा होगा नेता का बेटा ही नेता होगा, अब कौन नेता हम उदाहरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, यूट्यूब के तहत हम वो चीज़ खुल के नहीं बता सकते। आप लोग समझ गए होंगे कि कोई अगर नेता है ओकरे बेटा फिर नेता बन गया। जैसे बॉलीवुड में नहीं होता है कि हीरो का बेटा हीरो, हीरोइन के बेटा ही हीरोइन, होता है कि नहीं होता है। जैसे समोसा का बेटा समोसा, नहीं समोसा का बेटा समोसा कैसे हो सकता है, उसका बेटा ही कहाँ होगा, तू निर्जीव है। जैसे भैंस का बच्चा भैंस, उसमें मेल और फीमेल भी होता है, तो उसी तरह उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं, नेता का बेटा ही नेता बन गया, तो वंशवाद चला कि नहीं है। अब नेता का बेटा कमजोर रहे, दुर्बल रहे, शासन करने का ढंग रहे, ठेपाधारी भी रहे, तो यो चलेगा, हम नेता हैं। समझ में आ गया कि नहीं, आईएएस उसके पीछे घूमेगा, प्रणाम सर, जय हिंद सर कर ले, तो वंशवादी चल गया ना, तो ये अभाव है। और वंशवाद नेता का बेटा नेता बन गया, वही शासन व्यवस्था संभाल रहा है, समाज का कहां से कल्याण होगा, हो पाएगा का, तो चैलेंजेस हो गया। अगला है चुनाव जीतने के लिए धन बल का प्रयोग। हाँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई भी नेता बिना चुनाव जीतने के लिए बिना नोट का वोट लेता है, देखते हैं वोट लेने के लिए एकदम पूरा नोट छाप देता कि नहीं, भले उसको कुछ आम इमली आए चाहे ना आए, वादा बड़ा बड़ा जरूर आएगा, ठीक है ना, वादा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब जीत के जाएगा तो फिर कौन वादा बदल जाएगा उसका इरादा। बात समझ में आया कि नहीं आ गया। तो वही है कि चुनाव जीतने के लिए क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा धन बल का प्रयोग करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक सही महीने में जो पढ़ा लिखा ईमानदार नेता आना चाहिए था सत्ता पे, वो नहीं पहुंच पाता है। अगला पॉइंट है जातिवाद एवं संपादकता की बाध्यता। चुनाव में अक्सर यह भी देखा जाता है कि जातिवाद सबसे ज्यादा शिकार होती है, या सांप्रदायिकता यानी धर्म से रिलेटेड। देखते हो कि नहीं मेरा जात का है, हमारा जाति वाला ज्यादा वोट देगा, जातिवाद हो जाता है। आप लोग गांव घर या शहर में भी ऐसा होता होगा कि हम फलना जाति के हैं तो हम अपने जाति वाला को वोट देंगे, भले ओकरा आम इमली आवे चाहिए ना आवे, जाति हम लोग देख लें। अब भैया जब आप जाति देखोगे तो बढ़िया वाला नेता कहाँ से पाओगे, जाति देख करके वोट देते हो। बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें क्या है, चुनौती है। किसके लिए, राजनीतिक दलों के लिए। अगर आप जातीयता देख करके दोगे, आप धर्म देख करके वोट करोगे नेता को, तो वैसा ही नेता पहुंचेगा सत्ता पे जो एकदम शासन करने के लायक नहीं है। तो फिर समाज का कल्याण कहाँ से होगा। फिर बोलोगे सरकार काम ही नहीं करता, काम करेगा कहाँ से, तुम ऐसा ही चुन के भेजा ही है, अपने जातीयता देख करके भेजा है। बात समझ में आ गई। तो आप लिख लोगे ऐसा, अब समझ के चलो यार, रटने की जरूरत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या क्या काम करता है, उसका क्या क्या योगदान रहता है, वो चीज लिखना है। या फिर इसके ऐसा रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, या फिर लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है कैसे, अन्य शासन व्यवस्था से लोकतंत्र की शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है कैसे, कैसो भी रहेगा, आंसर एक ही टाइप से लिख देना है, ठीक है। बस क्वेश्चन घुमाया हुआ रहेगा, घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट और चीज को पकड़ना, समझना है और उत्तर लिख देना है। बस समझ के लिखना यार, रटना नहीं है। लेकिन एक बात और है, टॉपिक खाली छोड़ना नहीं है। अब कुछ भी है लिखना, ऐसा नहीं, टॉपिक जो है, चीजों जो भी चीजें लिखेंगे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए।
तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो राजनीतिक दल में क्या करते हैं, वो पहले चुनाव लड़ते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। वो चुनाव लड़ करके जाते हैं, मतदाताओं के लिए विभिन्न विभिन्न नीतियां बनाते हैं, जो वोट देता है, वोट देने वाला होता है, उसके लिए अलग अलग नियम कानून ये सभी बनाते हैं। अगला पॉइंट है कि देश के लिए कानून बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, राजनीतिक दल में जब चुनाव जीत करके जाएगा तो देश के लिए नियम कानून तो बनेबे करता है, नहीं बनता। जैसे अभी हम दो हमारे दो, पहले हम दो थे और हमारे अनेक होते थे, अनलिमिटेड। अब ऐसा है क्या? अब पढ़ लिख करके अनलिमिटेड करेगा तो फिर क्या खिलाएगा? बात समझ आ रही है कि नहीं? आप सोच के देखिए, आप लोग 2 भाई बहन हो गए या 2 या 3 भाई बहन हो गए, अब आपको सीधा 20 गो और 30 गो भाई बहन बना दिया जाएगा। अब बताओ, एगो जाले बढ़ेगा, अगर शादी ब्याह होगा, पता चला फिर एगो लॉन्च हो रहा है, कोई बात हुआ, सिस्टम हुआ नहीं ना। तो एगो पता चला बड़ा भाई चल भी बस ताले एगो टपक टिपी घसक रहा है, तो बात समझ में आएगी कि नहीं? इसके लिए भी नियम कानून नीति बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? अरे राजनीतिक दल वाले जो बनाते हैं, जो चुनाव जीत करके जाते हैं। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो अब 2 गो 20-30 गो रहेगा तो क्या होगा? इसलिए हम दो हमारे दो, ये एक प्रकार का नियम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सभी को पढ़ने के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई 6 से 14 साल के लिए, है ना। आपको बोल देगा 6 से 14 साल को कोई किसी को पढ़ाना ही नहीं, अनपढ़ रहना। अब बताओ क्या करोगे? विरोध करोगे नहीं करोगे? 14 साल तक अनपढ़ रहेंगे, तो फिर जब अनपढ़ रहोगे तो इंस्टाग्राम कैसे चलाओगे? रील्स चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। पढ़ेगा कैसे? अनपढ़ नहीं चला पाएगा। तो 6 से 14 साल तक पढ़ना भी जरूरी है। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? नियम हो गया। वही है कि देश के लिए वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। विपक्ष की भूमिका भी निभाता है। अगर आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए हैं तो आप जीते हो या ना, अगर सपोज हार गए तो विपक्षी कहलाओगे, जीत गया तो पक्ष में है, ठीक है। तो जो नहीं जीतता है वो विपक्ष, सरकार विपक्ष की भूमिका निभा लिया, और जो जीत गया उनका तो सरकार है ही है। अगला है सरकार बनाते हैं चलाते हैं, ये तो सही है। वे सरकारी तंत्रों तथा कल्याणकारी योजनाओं को जनता के पहुंच तक आसान बनाते हैं। देखो, जो भी सरकार नीति नियम कानून या जनता के लिए जो भी योजना लाती है, कल्याणकारी योजना, उसको धरातल तक पहुंचाने के लिए जो है राजनीतिक दल जो है आसान बनाता है। अन्यथा पता चलता है कि नीति नियम कानून तो बना दिए, कागजे में रह गया, जमीन पर उतरा ही नहीं। तो उसको उतारने के लिए, धरातल तक उतारने के लिए, जनता के पहुंच तक लाने के लिए आसान बनाते हैं। तो इस तरीका से आप लिख लोगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार अगर समझ आई तो एक बार प्लीज यार लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं इतिहास का वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ। कुछ समय के बाद इतिहास की वीडियो भी आपके सामने अपलोड होंगी। तो एक बार प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। फिर जोहार।